अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बासित और मैं यूएसए में न्यू इमिग्रेंट हूँ। मैं अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो की सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है यूएसए या इस प्रोसेस में इंटरेस्ट रखे तो उसके लिए हेल्पिंग गाइड हो सके। आज की वीडियो जो है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने लगी कि आप यूएस एम्बेसी जाते हैं अपने इमिग्रेशन कैटेगरी इंटरव्यू के लिए, और काउंसलर ऑफिसर जो काउंसलर ऑफिसर है वो आपको गिफ्ट दे देता है कि भाई आप डीएनए टेस्ट कराएँ एज पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग। तो आपने पहले तो स्टेप 1 बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहले तो हमें सोचना है कि यार डीएनए टेस्ट है क्या। तो सिंपल अगर हम एक्सप्लेन करें तो बेसिकली जब भी इमिग्रेशन हो रही है यूएस प्रोसेस में, या तो अगर वो यूएस सिटीज़न का सिबलिंग है F4 कैटेगरी, या स्पाउस कैटेगरी में से कोई किसी का बच्चा आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक कपल है, उनका एक बच्चा है, द स्पाउस एंड द किड जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो जब उनका इमिग्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो वो यूएस एम्बेसी उनको प्रिस्क्राइब कर देगी डीएनए टेस्ट कि जो बच्चा है ये आपका ही है, या ये तो नहीं किसी रिलेटिव का कोई आपने उठा लिया और कह रहे हैं कि भाई ये हमारा है, ताकि इसका भी जो है ना इमिग्रेशन प्रोसेस हो जाए। और अगर जो उनकी सिबलिंग प्रोसेस है जो कैटेगरी, उसमें वो कंफर्म कर देते कि आपस में भाई बहन हैं या सिबलिंग हैं या नहीं है। क्योंकि देखें हर जो कैटेगरी उसमें एक जो है ना एक कंडीशन है कि बोनाफाइड जो है ना एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा तो वो कैटेगरी चलेगी। F4 को क्या कहते हैं कि सिबलिंग ऑफ अ यूएस सिटीज़न है। अगर वो सिबलिंग वाला रिलेशनशिप ही नहीं है तो वो किस में क्वालिफाई करेगा। इसी तरह F1 है जिसमें आप अपने बच्चों को बुला रहे होते हैं, या F2B है या F2A है। अगर वो आपका रिलेशनशिप भी कंफर्म नहीं हो रहा तो आपको वो कहते हैं कि भाई आप तो क्वालिफाई नहीं करते। तो ये डीएनए टेस्ट दिया जाता है। सैड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान की जो यूएस इमिग्रेशन की जो हिस्ट्री है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है हमारी उनके साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड पिछले दिनों में, जो पिछले सालों में या पिछले तारीख में बहुत ज़्यादा हो चुका है, चाहे वो मैरिज फ्रॉड हो या दूसरी कैटेगरीज में हो। इसलिए वो जहाँ भी अब वो बेनिफिट देखते हैं ना कि यार थोड़ा सा भी हमें 0.1% भी है, वो कहते हैं प्रिस्क्राइब कर दो, क्योंकि उनका क्या जाना है, कुछ भी नहीं। पैसे भी आपके लग रहे हैं, प्रोसेस भी आपका लंबा आ रहा है, लेकिन एट द एंड क्या हो रहा है, जो काउंसलर ऑफिसर जो आपको लास्ट साइन ऑफ कर रहा है कि भाई इसने मुझे सेटिस्फाई कर दिया और मैं कहता हूँ कि ये इसकी कैटेगरी अप्रूव्ड है, उसके बाद ज़्यादा एविडेंस है वो अपनी जो है ना रिकॉर्ड को सेव कर रहा है। अब डीएनए टेस्ट तो आपको ये मैं एक्सप्लेन कर दी कि डीएनए टेस्ट है क्या, कि क्यों ये जो है डीएनए टेस्ट करवाया जा रहा है। फिर दूसरा आपने ये सवाल पूछने कि यार यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, क्योंकि USCIS NVC हो गई, जो दूसरे अदारे हो गए, ये सारे जो है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है ना उनको एक गाइडलाइन दे रहा होता है कि भाई किस तरह आपने जो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने हैं। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जब तो आपका वैसे इंटरव्यू होना है तो आपको काउंसलर ऑफिसर ने 2 स्लिप्स देनी, एक वाइट होगी या येलो होगी, जिसके ऊपर वो मैंशन होगा कि लेटर ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग होता है उसमें डिटेल्स होती है कि हमें आपसे क्या रिक्वायर्ड है। एक स्लिप डीएनए टेस्ट पर हमारे वक्त में जो थी वो पिंक स्लिप थी, जिसके ऊपर सारा उन्हें प्रोसेस मेंशन किया होता है कि कितनी देर में करवाना है, कैसा करवाना है। तो जब आपको वो पिंक स्लिप देनी है वो आपका काउंटर स्टार्ट हो जाता है 90 डेज़ का, क्योंकि जो नंबर 1 कंडीशन वो कहते हैं कि विद इन द 90 डेज़ ऑफ बीइंग नोटिफाइड आपने प्रोसेस को स्टार्ट कराना है। अब आप कहते हैं यार कि मुझे मिल गया लेकिन इस प्रोसेस को मुझे 4 महीने लग गए, कोई भी रीज़न हो सकती है। उसका ये होता है कि आपने जब फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस स्टार्ट करवा लिया, आपने एविडेंस इकट्ठा करना है कि आपने उनकी फ़ी पे की है, उसकी स्लिप रख लें, जो ईमेल कम्युनिकेशन हो रही है उसको आप मेंटेन करें। आप कह सकते हैं कि देखें काउंसलर ऑफिसर को आप सिंपल ईमेल लिखते हैं और यूएस एम्बेसी को, उनके काउंसलर सेक्शन को, कि देखें हमने अपना एविडेंस जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करवा चुका है और अभी ऑलमोस्ट 90 डेज़ हो रहे हैं, काइंडली इसको एक्सटेंड कर दें। तो वो आपको ईमेल आता है, वो कहता है ठीक है आप एक 30 एक्स्ट्रा डेज़ ले लें। तो इस तरह आपका ना चलता रहेगा, ग्रेस पीरियड चलता रहता है, लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हुआ हो। ये हो गया। फिर दूसरा आपने जो है ना उनकी 90 डेज़ के जो अंदर स्टार्ट करना, ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन आती है कि जो लैब है वो AABA एफिलिएटेड हो के अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक्स। मेरे पास नोट्स हैं क्योंकि ये अगर
इस वीडियो को मैं ना इससे बनाऊँ तो ये 2-2.5 घंटे की हो सकती है। नंबर 1 जो लैब जो है वो ABA एफिलिएटेड हो। नंबर 2 ये होना चाहिए कि जो उनसा जो है ना DNA टेस्ट हो रहा है उसका मेथड क्या है। लैब का ABA हो सकती है, लेकिन शायद वो जो उनसा जो रिक्वायर्ड US जो स्टेट डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीट ना कर रही हो। 2 तरह के आपको यूजुअली टेस्ट मिलेंगे। एक तो यह जब आपका ब्लड विड्रॉ करेंगे उससे DNA टेस्ट का रिजल्ट बना रहे होंगे, या आपका सलाइवा को कलेक्ट करके आपका और आपके पिटिशनर का उससे DNA टेस्ट बनाएंगे। तो US स्टेट डिपार्टमेंट को जो रिक्वायरमेंट थी वो थी कि सलाइवा वाला होगा, हमें ब्लड ड्रॉन वाला जो सा DNA टेस्ट है वो हम एक्सेप्ट नहीं करते। तीसरा ये खुसूसी पाकिस्तान की कंडीशन थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई ABA एफिलिएटेड लैब नहीं है, तो कहते हैं कि जोन सी सैंपल किट आएगी ना DNA वाली जोन सी USA से पाकिस्तान, वो US एम्बेसी आनी चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि पहले आपके घर आई फिर आपने अपने घर से US एम्बेसी सबमिट, वो कहते नहीं, किट डायरेक्ट US एम्बेसी आनी चाहिए। फिर एम्बेसी शेड्यूल करती है आपकी DNA कलेक्शन की अपॉइंटमेंट। उस अपॉइंटमेंट पर जो सा इस्लामाबाद में जिस तरह US एम्बेसी है, तो वहाँ पर अजीज़ मेडिकल सेंटर है जो उनके मेडिकल्स भी करता है। लाहौर में विलकेयर है और कराची में आगा खां है। लेकिन जब किट आपकी इस्लामाबाद आएगी तो वहाँ पे अजीज़ मेडिकल सेंटर से एक डॉक्टर आएगा और तीसरा बंदा होगा काउंसिल ऑफिसर। तो 3 लोग उस रूम में होते हैं जब वो टेस्ट को जो सैंपल है DNA टेस्ट को वो कलेक्ट किया जा रहा है। फिर आपने अब ये हो गया प्रोसेस। फिर आपने कुछ क्वेश्चंस पूछने अपनी लैब से। सबसे पहले तो आपने बात ये पूछनी है कि भाई आप जो हैं टेस्ट कौन सा करवा रहे हैं, आप ब्लड वाला कर रहे हैं या आप सलाइवा वाला कर रहे हैं। आप इस जो प्रोसेस की हमें फ़ी कोट कर रहे हैं, हमारे वक्त में जो सा था वो 700 से स्टार्ट होता था, 850 तक जाता था। आपने पूछना है कि इस जो प्राइस है इसमें क्या आप शिपिंग लेबल जो है फेडेक्स का, UPS का, जिसका भी है वो इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि किट जो है पहले आएगी US एम्बेसी इस्लामाबाद, उसी के अंदर फेडेक्स का एक रिटर्न लेबल होगा, वो सैंपल कलेक्ट करके वापस उस लैब को भेज रहे हैं। अगर ये प्रोसेस जो आपने कंफर्म ना कराया और सिर्फ किट आ गई और रिटर्न है, उन्हें ये नहीं करना कि हो चलो हम अपने जेब से पैसे लगा के उसको किट को भेज दें, नहीं, वो प्रोसेस को प्रोलॉन्ग हो जाएगा या वो रिजेक्ट हो जाएगा, कहेंगे कि आपने कंप्लाई नहीं किया हमारी जो कंडीशन थी, आप दोबारा कराएं। तो ये भी हो सकता है। तो आपने अपनी लैब से पूछना है कि आप जो है शिपमेंट इंक्लूड कर रहे हैं कि पाकिस्तान से वापस की। तीसरी आपने कुछ बातें कंफर्म करनी, जिस तरह अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ कि DNA में X क्रोमोसोम्स होते हैं, Y क्रोमोसोम्स होते हैं और लोकीज़ को जो है ना टेस्ट करते हैं। तो DNA जो लोकी है उसको मार्कर कर लें कि मार्कर को टेस्ट करें कितनी बार वो जो है ना एक बंदे के से जो क्रॉस मैच कर रहे हैं। आम तौर पर जो एक स्टैंडर्ड है ना वो है 22 से लेके 25 है DNA मार्कर्स को टेस्ट करेंगे। लेकिन कुछ लैब्स हैं जो 30 to 35 दे रहे हैं, टेस्टिंग दे रहे हैं सेम प्राइस में, रिटर्न लेबल भी है उनके पास। और एक जो थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा वरीनेस थी कि देखें जब DNA टेस्ट हो रहा है ना, तो 2004 से पहले जो थी रिक्वायरमेंट थी जो उनसी वो थी कि जो उनसे टेस्ट की जो उनसी रिपोर्टिंग वो 99.9% जब उसका रिज़ल्ट आएगा तो हम फिर मानते हैं कि भाई ये एक्यूरेट है और कंक्लूसिव है कि ये जो रिलेशनशिप है वो बोनीफाइड है और ये एक वैलिड रिलेशनशिप है, चाहे वो सिबलिंग का हो चाहे एक कपल का अपने बच्चे का साथ हो। 2004 में एक अमेंडमेंट आती है, उस अमेंडमेंट में ये कहते हैं कि यार क्योंकि सिबलिंग्स में जो है ना एक्यूरेसी थोड़ी सी कम इसलिए होती है क्योंकि कोई पेरेंट का जो है ना टेस्ट में ना होना तो वो एक्यूरेसी थोड़ी सी कम कर देती है, 99.9 से कम कर देती है। तो वो स्टैंडर्ड को जो था ना उसको कम करके 90% पे ले आते हैं। फिर फर्दर एक और कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो बंदा इस टेस्ट को इनिशिएट करा के हमें बस सबमिट भी करवा देना 25% तो हम उसी वक्त दे देते हैं जब वो इनिशिएट करता है टेस्ट को। तो आपने बाकी 25 से लेके 90 या 99.5 तक ऊपर अब वो लेके आना है। इससे अब मेरे लिए टेंशन की बात ये थी कि जिस तरह मेरे जो वालिद साहब थे जो मेन प्रिंसिपल एप्लीकेंट थे, उनके पेरेंट्स जो थे जब प्रोसेस हो रहा था तो वो अलाइव नहीं थे। तो अब
टेस्ट हुआ, फॉल्स पॉजिटिव आने का एक था कि फॉल्स पॉजिटिव ना आ जाए, क्या वो 90% मैच ना हो, कोई भी रीज़न हो सकती है। तो अब क्या करेंगे? तो फिर आपने अपने लैब से ये भी पूछना है कि फॉल्स पॉजिटिव आने पर आप टेस्ट को कितनी बार रीरन करेंगे। आपने उनका सर खाना है। मेरी जितनी भी लैब्स के साथ में कम्युनिकेशन हो रही थी, मैं उनकी फ़र्स्ट जो कस्टमर सर्विस है होता था, बाद में मैं कहता कि अपने हेड का जो बंदा है उससे भी, जो जिस प्रोसेस को जो वो लोग करते उससे बात कराएं, मैं उससे बात भी करनी है। दूसरी अपनी आदत ये बनाया करें, हमेशा जब भी इमिग्रेशन प्रोसेस चल रहा है, आप फ़ोन पर बात कर भी लिए तो उस पर फॉलोअप ईमेल भेजें। आपने लिखें कि यार ये बात हुई थी कि इसमें कोई इनएक्यूरेट, कोई मैंने गलत बात तो नहीं अंडरस्टैंड के लिए आप क्लियरिटी दे दें। आपके पास रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो मेरी जितनी भी एंड में कम्युनिकेशन होती थी किसी भी लैब से, तो उनके या तो हेड ऑफ़ डीएनए डिपार्टमेंट से होती थी, या उस टेस्ट को जो सुपरवाइज़ कर रहा था उस बंदे से मेरी बात हो रही थी, मैं उससे सवाल पूछ रहा होता था। मैंने उसको कहा कि यार देखो, यहाँ अगर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, ये तो नहीं आप टेस्ट को करें तैयार हो गया, फ़ौरन यूएस एम्बेसी भेज दें, उसके हमें क्या और क्या सॉल्यूशंस क्या देंगे। कुछ लैब्स कहते हैं कि नहीं, हम एक बार करते नहीं आता तो आपकी किस्मत है, आप गाड़ी के नीचे आ जाएँ। तो कुछ लैब्स ये कहते हैं हम एक बार टेस्ट रन करेंगे, दूसरी जो टेस्ट होगा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सुपरवाइज़र को हम इंक्लूड करेंगे, और तीसरा अगर खुदा खासा टेस्ट आता है तो इटसेल्फ जो डीएनए डिपार्टमेंट, जो टेस्टिंग के डिपार्टमेंट का हेड है, जो पीएचडी एक एमडी हो सकता है, वो आगे खुद उसको सुपरवाइज़ करता है कि भाई चक्कर क्या है, ये क्यों नहीं आ रहा। तो इतनी आपको ना एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फिर उन्हें कहा कि हम ये भी करते हैं कि 3 बार फेल हो गए, फिर हम आपको एक एक्स्ट्रा देंगे कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में, कि अगर सिबलिंग्स है तो अपना एक और सिबलिंग लेके आएँ, इस टेस्ट में इंक्लूड करें। अगर आपके कोई पेरेंट अलाइव नहीं, ज़िंदा नहीं है, तो आप हम सिबलिंग का भी डीएनए सैंपल को हम मैच करेंगे। उसके $250 एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं, तो हम दोबारा री रन करेंगे। अब उसमें भी इंक्लूड नहीं था, फिर हम एक और बंदा ऐड कर लेंगे। तो इतनी आपको कुछ लैब्स में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि उनको पता है कि यार ये प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हासे में खेले में नहीं लेना, इसको सीरियस होकर लेना है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जो भी लैब सेलेक्ट करें, ये सवाल आप उनसे पूछ रहे हो, ये नहीं करना कि ये एक जगह $1000 टेस्ट की प्राइस थी, एक जगह 500 थी, आपको हो मैंने $500 बचा लिए हैं। अगर आपका प्रोसेस मैसअप होता है, आप ये सोचें कि जो इतना साल आपने वेट किया, जो उसके अंदर इनिशियल कॉस्ट आई सारी, वो सारी ज़ाया हो जाती है आपकी। तो ऑलमोस्ट आप एंड पे पहुंच गए प्रोसेस के। इसमें आपने जो है ना सस्ता वाला काम नहीं करना कि मैं थोड़ा सस्ते में काम करवा लूँ। ये आपने उनसे सवाल पूछ लेना है कि फॉल्स पॉजिटिव की सूरत में क्या कितना री रन हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं अपने नोट्स अगर देखूं, क्योंकि मैं नोट्स लेके आया था, और हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। हाँ, इसमें यह है कि देखें, हर जो लैब है वो हर लोकेशन पर नहीं हो सकती। मैंने जो उनसे लैब एंड में सेलेक्ट की थी, क्योंकि मैंने शॉर्ट लिस्ट कर करके क्रॉस करता था, फिर जो एंड में 2 जो आपस में कंपीटिंग थे ना लैब से, दोनों की बहुत अच्छी उनकी थी सर्विस थी। उसमें से एक लैब जो मैंने सेलेक्ट की, उनकी जो थी ना, मेरे पटिशनर की जो सी सेंटा क्लारा में कोई डायरेक्ट लैब नहीं थी। करीबी से करीबी जो थी वो 8 घंटे की ड्राइव है, लॉस एंजलिस में थी। तो मैंने कहा यार ये तो कन्वीनियंट नहीं है इतना। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके बिहाफ पर भी कोई सैंपल कलेक्ट करता है यूएसए में? उन्होंने कहा हाँ। उसका ये था कि $25 चार्जेस थे। तो उन्हें एक बताया कि आपके पिटिशनर के पास हमारी एक पार्टनरशिप है लैब से, वहाँ जाएँ, वहाँ पर आपका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे और वापस जो उनसे हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जो पिटिशनर है वो शार्लेट में रहता है या कि एक रिमोट एरिया में रहता है, तो मे बी विद इन दैट सिटी या एक दूसरी सिटी में शायद उनकी पार्टनरशिप हो किसी लैब के साथ, तो ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं। बाकी जब वो जो आपको पेपर देना है तो उसके अंदर ही जो लिंक अवेलेबल है कि किस वेबसाइट पर जाके आप लेटेस्ट जो सी है ना लिस्ट ऑफ लैब्स देख सकते हैं, A-B-A। अगर वो पेपर आपसे गुम गया या आप पहले ही रिसर्च करना चाहते हैं, आपको लगता है कि चांसेस हैं मिल जाएगा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप गूगल पर सिंपल जाएं, आप लिखें कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट डीएनए टेस्टिंग लैब्स, सिंपल एक वर्डिंग है, आप लिखें, आपको सामने वो एक PDF आ जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही PDF पड़ा होगा। और ये भी किया करें, मैं देखा पाकिस्तानी होते हैं कि कई बार ना कोट करते हैं मुझे कि यार मैंने एक टिकटॉक देखी, उसमें ये रूल आया तो ये अवेलेबल है। आप सोशल मीडिया पर कोई बात सीखें, मेरे से भी कोई बात आपने सीखी है, आप
गूगल जाएँ, गूगल पर सर्च करें और ऑथेंटिकेट जो सी है ना उस बात को करें किसी ऑफिशियल वेबसाइट से, या आपको उस वेबसाइट में मिल रहा तो आप स्टेट डिपार्टमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को मैसेज ईमेल कर लें कि भाई ऐसे ऐसे हमने सुना है ही नहीं है। बात सुन के दौड़ना लगा दें, उसकी थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च कर लें। जो मैं भी कहता हूँ उस पर भी रिसर्च करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ प्रोसेस चेंज होंगे, वक्त के साथ साथ या तो लीनियंट हो जाएंगे या सख्ती कर देंगे प्रोसेस में। तो आज अगर 2022 है तो ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन ये आपको एक शायद एक ग्रे स्ट्रक्चर देते हैं, उसकी जो फिनिशिंग है शायद वो चेंज हो गई हो आगे आने वाले वक्तों में। तो ये एक अपनी आदत बनाया करें, कोई बात सुने कुछ भी है उस पर थोड़ा सा रिसर्च खुद भी करें, क्योंकि प्रोसेस आपका है, स्टेक भी आपका है, बेनिफिट भी आपका है। ये आपने ही जो है ना अपनी मेहनत करनी इस प्रोसेस में। ये ना कहें कि यार ये कोई बंदा मेरे बिहाफ पे सारा प्रोसेस कर दे। ये बात हो गई। उसके अलावा हम कुछ और पॉइंट अगर हम भूल रहे हैं तो लेट मी थिंक, नोट्स को देख लूँ। ओवरऑल हमने सब कुछ ही कवर कर लिया है। तो अब सेकंड जो इसका पार्ट आएगा वो जो होगा उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि वो वीडियो लंबी हो जाएगी, आई थिंक 16 मिनट की पहले ही हो गई है। तो अगर आपको इस प्रोसेस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आप समझते कोई और आपको जानने वाला इस DNA टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा है तो उसके साथ वीडियो शेयर करें। आप इधर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उस पर जाके आप DM करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उधर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ और मैं जो अपनी जो है ना डेली लाइफ इन USA को ज़्यादा मैं शेयर कर रहा होता हूँ एज़ कम्पेयर टू यहाँ, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते में वीडियो होती है, वहाँ पर मैं डेली ही कुछ ना कुछ पोस्टिंग आ रही होती है। तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछें, अपने कुछ सजेशंस हैं, कुछ टॉपिक्स हैं आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप उनको बताएँ। इंशाल्लाह जब हम ये F4 कैटेगरी का हम सारा कवर कर लेंगे और लाइफ इन USA को मेजॉरिटी कर लेंगे, फिर मैं दूसरी जो कैटेगरीज़ हैं उनको आके मैं एड्रेस करना शुरू करूँगा, जिसमें आपकी स्पाउस है, जिसमें K1 आपके फियांसे वीज़ाज़ हैं और दूसरे स्टूडेंट्स की हैं। क्योंकि बाय प्रोफेशन अगर है मैं जो है मेजॉरिटी को शायद ना पता हो कि मैं कॉर्पोरेट इमिग्रेशन लॉ फर्म के अंदर ही काम करता हूँ, तो वहाँ से मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। नई कैटेगरीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ तो वहाँ से उनके इश्यूज़, उनके मसाइल जो हैं वो उनसे मैं काफ़ी नॉलेज गेन कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कंटिन्यूस ये एक हमारी एक जर्नी भी रहेगी, साथ में हम डॉक्यूमेंट करते रहेंगे कि आज से अगर 20 साल बाद सब कैटेगरीज़ के ऊपर हमारी कोई ना कोई इंशाल्लाह वीडियो होनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय, पीस आउट, बाय बाय।